बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और उसका टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। यानी हमने हवा में आवाज़ की स्पीड मालूम करनी है। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, और हमें पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी होती हैं। ऐसी वेव्स जिनकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है वो वेव की मोशन के पैरेलल होती है। ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का नाम देते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से जो आवाज़ पैदा होती है वो जब ट्रैवल करती है तो वो किसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो हवा की वजह से जाती है। तो आवाज़ जहाँ पहुँचती है वहाँ हवा के जो मालिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस होते हैं, फिर फैलते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फैलते हैं। जहाँ आवाज़ पहुँचती है वहाँ कंप्रेस हो जाते हैं, वहाँ से जब आगे जाती है तो पीछे वाले जो मालिक्यूल्स होते हैं वो फैल जाते हैं। उसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। इस तरह आवाज़ जो है वो ट्रैवल करती हुई चली जाती है। तो किसी भी मीडियम में आवाज़ की स्पीड का इन्हिसार दो बातों पर होगा, कंप्रेसिबिलिटी और इनर्शिया। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है यानी उसको दबाया जा सकता है या नहीं दबाया जा सकता। इनर्शिया जो है उसका ताल्लुक डेंसिटी से है। तो अगर हम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है किसी भी मीडियम में आवाज़ की स्पीड का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है, तो आपको याद रखना है कंप्रेसिबिलिटी और इनर्शिया पर होता है। तो अगर हम ई से ज़ाहिर करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, और रो से हम ज़ाहिर करें उसको डेंसिटी से, तो रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम को शो करे, तो हम फार्मूला लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड का, V इज़ इक्वल टू E ओवर रो अंडर रूट। तो ये जर्नल फार्मूला है हमारे पास आवाज़ की स्पीड मालूम करने का। इसमें जैसे हमने ऊपर कहा था दो चीज़ें, कंप्रेसिबिलिटी और इनर्शिया। तो जो E है वो कंप्रेसिबिलिटी को शो कर रहा है, इलास्टिक ऑफ मॉडुलस को शो कर रहा है, और नीचे रो जो है वो डेंसिटी यानी इनर्शिया को शो कर रहा है। इसी तरह आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज़ मच ग्रेटर देन इन गैसेस। सॉलिड्स के अंदर आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होती है गैसेस की निस्बत। तो इसकी वजह क्या है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए इसकी दो रीज़न है। मालिक्यूल्स आर क्लोजर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। एक वजह तो ये है कि सॉलिड्स के अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, और गैसेस में आपको पता है फ्री होते हैं। सो दे रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू द डिस्टर्बेंस। तो सॉलिड्स के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, यानी एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होती है। इसलिए आवाज़ की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि हवा के मालिक्यूल्स जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए एनर्जी भी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो एक रीज़न हमारे पास ये है कि सॉलिड्स के अंदर आवाज़ की स्पीड इसलिए ज़्यादा है कि सॉलिड्स में मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, और गैसेस में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें, गैसेस के अंदर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू कम है। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इज़ स्मॉलर देन इन सॉलिड्स बिकॉज गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल। गैसेस को हम दबा सकते हैं, तो जिनको दबाया जा सकता है उनका इलास्टिक ऑफ मॉडुलस कम है एंड हैव स्मॉलर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपने याद रखना है कि गैसेस को जो है वो दबाया जा सकता है, और इस वजह से उनका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यानी ई की जो वैल्यू है वो कम होगी। ई की वैल्यू कम होगी तो वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के, तो इसलिए ई की वैल्यू कम होने की वजह से वी की वैल्यू भी कम होती है। तो ये आपने याद रखना है। तो हम न्यूटन का फार्मूला ड्राइव करते हैं। भी न्यूटन ने हमें जो आवाज़ की स्पीड मालूम करने का फार्मूला बताया हवा में, वो हम मालूम करते हैं।
तो जनरल फार्मूला तो हमारे पास यही है, V इज इक्वल टू E ओवर रो। तो न्यूटन ने कहा कि जब आवाज़ हवा में से गुज़रती है, तो जब आवाज़ हवा में से गुज़रेगी तो आपको पता है हवा के मालिक्यूल्स जहाँ आवाज़ पहुँचेगी वहाँ कंप्रेस हो जाएंगे। तो न्यूटन ने कहा जब हवा के मालिक्यूल्स कंप्रेस होंगे तो उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी आइसोथर्मल चेंज होगी। तो फार्मूला बनेगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर प्रेशर की वैल्यू P से बढ़ के P प्लस डेल्टा P हो जाती है तो वॉल्यूम की वैल्यू V से कम हो के V माइनस डेल्टा V हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, P की और V की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो PV बराबर आ जाएगा, प्रेशर की वैल्यू P से बढ़ के क्या हो गई, P प्लस डेल्टा P, और वॉल्यूम की वैल्यू V से कम हो के क्या हो गई, V माइनस डेल्टा V हो गई। तो हम जो राइट साइड है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, P को मल्टीप्लाई करेंगे V से तो वो हो गया PV, फिर P को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा V से, वो हो गया माइनस P डेल्टा V। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी वैल्यू को, ये डेल्टा P को आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा P को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा PV, फिर डेल्टा P को डेल्टा V से तो वो हो जाएगा डेल्टा P डेल्टा P। तो इस तरह राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको हम आपस में ज़रब दे देंगे। अब ये जो हमारे पास है डेल्टा P और डेल्टा V, ये बहुत ही स्मॉल चीज़ें हैं। डेल्टा P का मतलब है प्रेशर में तब्दीली और डेल्टा V का मतलब है वॉल्यूम में तब्दीली, ये बहुत ही कम तब्दीली है। और आपको पता है जब छोटी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो और भी छोटी हो जाती है। तो ये जो हमारे पास टर्म आई है, ये डेल्टा P डेल्टा V, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि हम इसको इक्वेशन में लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन बच जाएगी PV इज इक्वल टू PV माइनस P डेल्टा V प्लस डेल्टा PV, ये बच जाएगी, आखिरी वाली ख़त्म हो जाएगी। फिर ये PV से PV कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास दो टर्म्स रह जाएंगी, माइनस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हम माइनस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो गई, इसमें से P की वैल्यू निकालें, ये जो V ऊपर है इसको हम नीचे ले आते हैं, बटे का बटा बन जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V। ये जो टर्म है ना हमारे पास राइट साइड पे, ये इलास्टिक ऑफ मॉडुलस का फार्मूला है E का। तो P की वैल्यू क्या आ गई, E आ गई, P बराबर आ गया E के। कब आया, जब हमने एज्यूम किया कि कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये न्यूटन ने जो फार्मूला था स्पीड ऑफ साउंड का, V इज इक्वल टू E ओवर P, इसमें इस फार्मूले में इस E की वैल्यू जो है वो न्यूटन ने क्या निकाल ली है कि वो निकाली है P। तो हम फार्मूले में E की जगह पे P लिख देते हैं, तो ये वैल्यू बन गई V इज इक्वल टू P ओवर रो अंडर रूट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, अंडर STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के तहत जो डेंस प्रेशर की वैल्यू है वो होती है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और डेंसिटी की वैल्यू है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यूज़ हम पुट करके हल करें तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 280 मीटर पर सेकेंड। ये हमें वैल्यू बताई है न्यूटन ने कि आवाज़ की जो हवा में स्पीड होगी वो 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि प्रैक्टिकली जब हम आवाज़ की स्पीड मेजर करते हैं तो वो कितनी आती है, वो है 332 मीटर पर सेकेंड। तो प्रैक्टिकल वैल्यू और न्यूटन की जो वैल्यू है इसमें काफ़ी फ़र्क है। दिस theoretical value is about 16% लेस दैन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये 16% का फ़र्क आ रहा है जवाब में।
तो ये न्यूटन का जो हम कैलकुलेशन है ये सही नहीं है। उसकी जो अजम्पशन थी, जो उसने सपोज किया था कि कंप्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो गलत है। लेप्लास जो था उसने आके फिर इसकी करेक्शन की थी कि न्यूटन का जो फार्मूला है उसने गलती क्या की है, जो उसने अज्यूम किया है कि टेम्परेचर की वैल्यू कंप्रेशन के दौरान जो है वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। ये उसका ड्रॉबैक। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक इन द न्यूटन्स फार्मूला। तो आपने बताना है कि न्यूटन ने जो असम्पशन किया था, ड्यूरिंग अ कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ द एयर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। उसने कहा था कांस्टेंट रहती है, हालांकि कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि इंक्रीज होती है। वो आइसोथर्मल चेंज नहीं है, एडियाबैटिक चेंज है। तो ये उसका ड्रॉबैक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लैप्लास के तरीके से आवाज़ की हवा में जो स्पीड मालूम करने का फार्मूला ड्राइव करेंगे। फिर हम देखेंगे भी क्या लैप्लास के फार्मूले से भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड आती है या नहीं आती। तो जिसका आंसर इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब होगा उसका जो है वो रिज़ल्ट ठीक होगा, फार्मूला ठीक होगा। न्यूटन के फार्मूला तो 16% जो है वो वेरी कर रहा है, इसलिए ये फार्मूला जो है वो सही नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैप्लास फार्मूला पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।